NCHD और BCS टीचर्स महकमा तालीम से परेशान। प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। तनख्वाहें PhD टीचर्स के बराबर करने का मुतालबा। बोले 25,000 रुपये तनख्वाह महीनों बाद मिलती है। वजीर आला हाउस जाने की भी धमकी दे दी। मजीद तफसीलात जानते हैं आइमा खान से। आइमा, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं जो है वो प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पे जो है वो NCHD के असातिज़ा की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पे मौजूद है और एहतजाजी मुजाहरा जो है वो रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। इनका मुतालबा है कि हमें जो है वो परमानेंट नहीं किया गया। 2021 में जो है वो 18वीं तरमीम के तहत इन्हें जो है वो सिंध हुकूमत के मातहत तो महकमा तालीम सिंध के जो है वो मातहत किया गया था। ताहम उससे पहले 2004 से जो है वो ये असातिज़ा भर्ती हैं और ये 2004 से भर्ती होने वाले असातिज़ा जो है वो 2021 तक जो है वो वफाक के मातहत थे, लेकिन 2021 के बाद जो है वो इन्हें 18वीं तरमीम के तहत इन्हें जो है वो सिंध हुकूमत के मातहत जो है वो कर दिया गया था। ताहम इस वक्त जो है वो इनका ये मुतालबा है कि हमें जो है वो अब तक रेगुलर नहीं किया गया। हमारी तनख्वाहें भी जो है वो कम है, हमें PhD टीचर्स के बराबर जो है वो तनख्वाहें दी जाएँ। असातिज़ा की मजमूई तादाद इस वक्त जो यहाँ पे मौजूद है वो 5,150 है, जिनमें से जो है वो 2,000 जो ख़वातीन असातिज़ा हैं, जबकि दीगर जो है वो यहाँ पे मेल असातिज़ा। यहाँ पे इनके महकमा तालीम से इनके खिलाफ जो है वो नारेबाजी भी की जा रही है, जबकि जो है वो इन्होंने अब CM हाउस की जानिब जो है वो पेशकदमी भी जो है वो शुरू कर दी है। मार्च का सिलसिला शुरू कर दिया है और यहाँ पे बड़ी तादाद में जो है वो महकमा तालीम के खिलाफ जो है वो नारेबाजी भी की जा रही है। इनको CM हाउस तक से रोकने के लिए पुलिस की भारी नफरी भी जो है वो यहाँ पे मौजूद है। कंटेनर लगा के जो है वो CM हाउस जाने वाले रोड को बंद कर दिया गया है, जबकि जो है वो यहाँ पे असातिज़ा की जो है बड़ी तादाद जो है वो नारेबाजी भी कर रही है और इनका यही मुतालबा है कि 3 जून को भी इन्होंने जो है वो कराची प्रेस क्लब के बाहर जो है वो एहतजाज किया था। ताहम उसमें सेक्रेटरी एजुकेशन की जानिब से जो है वो इन्हें ये यकीन दहानी करवाई गई थी कि जो है वो इन्हें 3 दिन के अंदर जो है वो परमानेंट कर दिया जाएगा, लेकिन जो है वो पूरा महीना गुजर गया। सेक्रेटरी एजुकेशन की जानिब से इनका ये बताना है कि इन्हें कोई ख़त मौसूल नहीं हुआ। अब जो है वो दोबारा से एहतजाज का सिलसिला एक बार फिर से जो है वो शुरू किया है इन्होंने और अब एहतजाजी मुजाहरा जो है वो रिकॉर्ड करवाया जा रहा है और यही कहा जा रहा है इनकी जानिब से कि जब तक जो है वो हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते, एहतजाज जो है वो इसी तरीके से जारी रहेगा और CM हाउस की जानिब जो है वो हम पेशकदमी करेंगे। और यहाँ पे जो है वो पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे मौजूद है। वाटर कैनन भी मंगवा लिए गए हैं ताकि जो है वो किसी भी नाखुशगवार वाक़े से जो है वो निपटा जा सके, जबकि CM हाउस जाने वाले रास्ते में जो है वो कंटेनर भी लगा दिए गए हैं और रास्ते को जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद कर दिया गया है। असातिज़ा जो है वो यहाँ पे बड़ी तादाद में मौजूद है। महकमा तालीम के खिलाफ जो है वो नारेबाजी भी की जा रही है और मुतालबात बार बार दोहराए जा रहे हैं कि इन्हें जो है वो रेगुलर किया जाए, परमानेंट किया जाए और इनकी तनख्वाहों को जो है वो PhD टीचर्स की तनख्वाहों के बराबर किया जाए, इनकी तनख्वाहों में जो है वो इजाफा भी किया जाए। जी आइमा, ये बताइएगा, जब असातिज़ा को भर्ती किया गया था तो क्या इनके साथ मुस्तकिल होने का मुआहिदा किया गया था या नहीं? जी बिल्कुल, देखें जब इनकी जो भर्ती के हवाले से बताया जा रहा है वो ये कहा जा रहा है इनकी जानिब से कि हम 2004 में जो है वो भर्ती हुए थे और वफाक के अंडर में थे। 2004 से लेकर 2021 तक जो है वो ये तमाम असातिज़ा जो है वो वफाक के अंडर में थे। 2021 के बाद 18वीं तरमीम के तहत जो है वो इन्हें सिंध हुकूमत के मातहत जो है वो कर दिया गया था। ताहम जब से इन्हें जो है वो उनके मातहत किया गया है तब से जो है वो इनका ये बताना है कि इन्हें जो है वो सिंध हुकूमत के मातहत करने के बाद इन्हें रेगुलर नहीं किया जा रहा। अब तक जो है वो 2004 से लेके अब तक जो है वो इन्हें बार बार जो है वो ये कहा जाता था कि हम आपको रेगुलर कर देंगे, ताहम जो है वो इन्हें किसी भी जानिब से कोई खत मौसूल नहीं हो रहा। पहले किए जाने वाले एहतजाज के हवाले से भी ये कहा गया था कि 3 दिन के अंदर जो है वो तमाम तर मसाइल को जो है वो हल कर दिया जाएगा, लेकिन अब एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि असातिज़ा की बड़ी तादाद एक बार फिर से कराची प्रेस क्लब के बाहर जो है वो जमा हुई है और ये मुतालबात जो है वो अपने दोबारा से दोहरा रहे हैं। जी आइमा, असातिज़ा एहतजाज से मुस्तकिली के लिए कितने पुरुमीद दिखाई देते हैं? जी बिल्कुल, देखें काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस बार ये पुरुमीद दिखाई दे रहे हैं और CM हाउस की जानिब जो है वो इन्होंने पेशकदमी भी शुरू कर दी है, जबकि पुलिस की जानिब से जो है वो इन्हें रोकने की भरपूर कोशिश भी की जा रही है। यहाँ पे जो है वो वाटर कैनन भी मंगवा लिए गए हैं, जबकि इसके अलावा कंटेनर लगा के रास्तों को भी जो है वो बंद कर दिया गया है, लेकिन ये भी अपनी जो है वो पुरुमीद नज़र आ रहे हैं और यही कहा जा रहा है कि अगर हमारे मुतालबात फौरी तौर पर नहीं माने गए तो CM हाउस की जानिब जो है वो हम बढ़ेंगे आगे और हमें जो है वो कोई भी वहाँ जाने से नहीं रोक सकता और हमारे मुतालबात की तस्लीम जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते तब तक जो है वो एहतजाज इसी तरीके से जारी रहेगा। जी
आयमा एहतजाज जारी है, आप बता रही हैं, ऐसे में ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है, इस हवाले से भी बताइए। जी बिल्कुल, देखिए कराची प्रेस क्लब के अतराफ के जो रास्ते हैं, जो सीएम हाउस जाने वाला रास्ता है, वहाँ पे जो है वो कंटेनर लगा के उस रास्ते को बंद कर दिया गया है। ताहम ट्रैफिक पुलिस की जानिब से यहाँ से गुजरने वाला जो ट्रैफिक है उसे मुतबादिल रास्ता देकर जो है वो दूसरे रास्ते से भेजा जा रहा है, चूँकि इस रास्ते में जो है वो कंटेनर लगा दिए गए हैं और दूसरे रास्ते पे जो है वो यहाँ पे कराची प्रेस क्लब के बाहर जो है वो एहतजाज किया जा रहा है। ताहम जो है वो ट्रैफिक को मुतबादिल रास्ते से जो है वो भेजा जा रहा है। जी, मुतबादिल रास्ते इख्तियार किए जा रहे हैं। आयमा खान, आपका बहुत शुक्रिया। ताजिरों ने सदर इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन रिजवान इरफान के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। नया ग्रुप तश्कील दे दिया गया। ताजिर मिनहाज गुलफाम कहते हैं रिजवान इरफान सियासी हो चुके हैं, ताजिरों की बका के लिए नया ग्रुप बनाया है। काविश मेमन से मजीद जानते हैं। जी काविश। बिल्कुल, देखें कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन में फूट पड़ गई है, एक नया ग्रुप तश्कील दे दिया गया है। इसी हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है ताजिर मिनहाज गुलफाम। देखें, पर्दादारी किसी चीज़ की नहीं है, बिल्कुल वाज़ेह चीज़ें, और दुकानदारों में से लीडर होता है, प्रेसिडेंट आता है दुकानदारों में से। आप सब जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपना कारोबार है, बिज़नेस करते हैं, और तमाम ताजिर और तमाम लोग चाहते थे, तमाम मार्केट के सदूर चेयरमैन चाहते थे कि बिज़नेस कम्युनिटी में से एक ऐसा शख्स आए जो लीड करे। और हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, कुछ मार्केट के मसाइल थे जिसको लेकर इंशाल्लाह और इन फ्यूचर हम अल्लाह के हुक्म से उन मसाइल का हल भी इंशाल्लाह हम करेंगे। ताजरों के बुनियादी मसाइल ये नहीं है कि कोई भी शख्स आके रोड पे अपनी सालगिरह मनाए, पावर शो करे, ये चीज़ें नहीं है। बुनियाद देखें, करप्शन के ये अभी हमारा पहला ऐलान है। इंशाल्लाह आइंदा का लाएमल, उसमें हम आपको बहुत सारे सबूत जो हैं वो प्रोवाइड करेंगे और इलेक्शन कमीशन को भी हम प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, ताजिर मिनहाज गुलफाम मेरे साथ मौजूद थे। इलेक्ट्रॉनिक डीलर के सदर रिजवान इरफान पर उन्होंने इल्ज़ामात की बौछार कर दी और कहा है कि जहां मुनासिब प्लेटफॉर्म होगा वहां पर वो साबित भी करेंगे। जी, और आपको बताएं, बल्दियाती निज़ाम तो आ गया मगर शहर के बेशतर पार्कों की हालत ज़ार तब्दील न की जा सकी। जिन्ना टाउन का पार्क अदम तवज्जो के बाइस उजड़ता चला गया। सरकार के लाखों रुपए बर्बाद कर दिए गए। पार्क में चौकीदार न होने के बाइस चीज़ें भी चोरी होने लगीं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हसन अब्बासी से। जी हसन, बताइएगा। जी बिल्कुल, जिन्ना टाउन में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। गुलशन इकबाल का इलाका है, ब्लॉक 4 है, जहाँ का ये बरसों से उजड़ा पार्क आवाम की तवज्जो का मरकज़ बना रहा जब इसकी तज़ीन और आराइश की गई। लेकिन उसके बाद जब अदम तवज्जो का शिकार हुआ इंतज़ामिया की जानिब से, तो बरसों से इसका हाल ऐसा है कि दीवारें गिरना शुरू हो गई हैं, ग्रिलें जो है वो यहाँ से चोरी कर ली गई हैं, दरवाज़ा खुला रहता है जिसके बाइस जो है वो रात भर यहाँ पर कचरा डाला जाता है। इस बार ईद के मौके पर जो है इस पूरे पार्क में जो है वो अलाइशें फैला दी गई। अलाइशें फैलाने के बाद जो है वो चूना डाला गया। इलाका मकीनों की दरख्वास्त पे यहाँ पे ना ही कोई चौकीदार है, ना ही कोई देखभाल करने वाला है। स्ट्रीट लाइट्स जो लगाई गई थी वो चोरी हो चुकी हैं। आवाम जो है, जो मकीन है यहाँ के, उनके लिए ये एक वाहिद सस्ती तफरीगाह थी जो लाइट जाने पर जो है वो मकीन इस पार्क में आके बैठते थे, जो कि अब मुकम्मल तौर पर देखा जा रहा है कि अदम तवज्जो का शिकार इंतजामिया की जानिब से। मकीन हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। भाई, इसका हाल कब से ऐसा है? सर, ये काफ़ी टाइम से ऐसे इधर नशई वगैरह बैठे रहते हैं। ठीक है, ये सारी दीवारें टूट गई हैं तो कोई चीज़ उठा कर ले जाता है। बच्चों के खेलने की जगह नहीं है, पहले बच्चे खेलते थे यहाँ पे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। मकीनों की ये दरख्वास्त है कि जिन्ना टाउन की जो इंतज़ामिया है वो फौरी तौर पे पार्क की तज़ीन और आराइश को शुरू करे। और यहाँ पे जैसे कि चौकीदार के लिए रूम भी बनाया गया था जिस पे अब कचरा डाल के जो है वो जला दिया जाता है। उस कमरे में जो है, जो यहाँ पर डिप्यूट है चौकीदारी के लिए, चौकीदार उसको जो है वो पाबंद किया जाए कि वो पार्क में मौजूद रहे, तज़ीन और आराइश की जाए, घास लगाई जाए, स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो दोबारा से इस पार्क की जलाई जाएँ। और ब्लॉक 4A का जो इस पार्क है जो कि बरसों से इस तरह की सूरत हाल का शिकार है, उसको दोबारा से आबाद किया जाए। जी, कोरंगी में 2 मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस मुकाबलों में मतलूब मुलजिम फ़हीम शूटर समेत 2 मुलजमान गिरफ्तार किए गए। जख्मी हालत में गिरफ्तार मुलजिम फ़हीम शूटर कौन है और तफ्तीश में क्या क्या इंकशाफात हुए, देखते हैं इस रिपोर्ट में। इंतहाई खतरनाक डकैत गैंग का सरगना फ़हीम उर्फ शूटर पुलिस मुकाबले में गिरफ्तार कर लिया गया। दौरान तफ्तीश फ़हीम शूटर ने लांढी और कोरंगी में 100 से ज़ायद वारदातों का इंकशाफ किया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम फ़हीम उर्फ शूटर शहर में एक बड़ा डकैत गैंग चला रहा था। फ़हीम शूटर 2015 से जराइम की दुनिया का सरगना और सहूलतकार भी रहा है। मुलजिम फ़हीम शूटर की वीडियो 2022 में सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। मुलजिम फ़हीम शूटर शहरी से लूट मार की वारदात करके फ़रार हुआ था। फ़हीम शूटर डकैती और लूटमार की वारदातों के लिए गिरोह को असलहा सप्लाई करता था। कोरंगी पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मतलूब मुलजिम से मज़ीद तफ्तीश का अमल जारी है।
بیوی اور معصوم بیٹی کو تیزاب سے جلانے کا دلخراش واقعہ، جوڈیشل مجسٹریٹ غربی نے ملزم کو جسمانی ریمانڈ میں توسیع کر دی۔ تفصیلات بتائیں گے جواد آصف۔ جی جواد۔ جی بالکل، دیکھیں اپنی بیوی اور 3 سالہ معصوم بیٹی کو تیزاب سے جلانے کا دلخراش کیس ہے جس کی سماعت جوڈیشل مجسٹریٹ غربی کی عدالت میں ہوئی ہے۔ پولیس نے گرفتار ملزم امین کو جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر عدالت میں پیش کیا۔ تفتیشی افسر کی جانب سے ملزم کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی۔ تفتیشی افسر کا کہنا تھا کہ ملزم سے مزید تفتیش کرنا مقصود ہے اور تفتیش کا دائرہ کار ہے وہ وسیع کرنا ہے، جس کے بعد عدالت نے ملزم کے جسمانی ریمانڈ میں 2 روز کی توسیع کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر تفتیشی افسر سے پیش رفت رپورٹ بھی طلب کر لی ہے۔ یاد رہے گزشتہ سماعت میں ملزم کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیا گیا تھا۔ پولیس کے مطابق جو ہے وہ جو دونوں مضروبین ہیں وہ اس وقت اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ جو اس کی بیوی اقرا تھی وہ بلوچستان پولیس میں بطور کانسٹیبل جو ہے وہ بھرتی ہوئی تھی۔ اس نے ان دونوں کو جو ہے وہ تیزاب سے جلانے کی کوشش کی تھی۔ واقعے کا مقدمہ تھانہ سعید آباد میں درج کیا گیا تھا۔ ملزم واقعے کے بعد سے روپوش تھا۔ جی سندھ حکومت نے ادویات اور طبی آلات کے بعد نجی اسپتال اور کلینکس پر بھی ٹیکس عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سینئر نائب صدر فارماسسٹ فیڈریشن آف پاکستان نے فیصلے کو عوام کے لیے مشکل قرار دے دیا۔ کہتے ہیں کہ ٹیکسز کا براہ راست اثر مریض پر پڑے گا۔ مزید جانتے ہیں فرحان خان سے۔ فرحان بتائیے گا۔ جی بالکل، حکومت سندھ کی جانب سے مالی سال بجٹ کے اندر شعبہ طب کے لیے جو وہ بڑی مشکلات جو وہ پیدا کر دے گا۔ اس بجٹ کے حوالے سے بات کریں تو طبی آلات اور ادویات کے اوپر ٹیکس کے ساتھ ساتھ نجی اسپتال اور کلینکس کے ڈاکٹرز کے اوپر بھی جو وہ ٹیکس عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسی پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ فارماسسٹ فیڈریشن آف پاکستان کے سینئر نائب صدر ڈاکٹر عارف علی ارائیں موجود ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ مجھے بتائیے گا کہ یہ کیسا اقدام ہے اور کیسا دیکھ رہے ہیں ایک غریب عوام کے لیے جو کہ ویسے ہی شعبہ طب کے اندر جو وہ بڑی مشکلات سے گزرتی ہے؟ سب سے پہلے تو جیسے کہ ابھی جو بجٹ 2024 ہے اس میں گورنمنٹ نے را مٹیریل پہ جو ہے 18% ٹیکس امپوز کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ جتنے بھی ہمارے کنزیومیبل میڈیکل ڈیوائسز ہیں اس پہ 20% ٹیکس امپوز کیا ہے۔ اس کے علاوہ سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ جو ڈاکٹرز کی کلینک کی فیس ہے اس پہ بھی گورنمنٹ نے کچھ ٹیکس عائد کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ نے ابھی ریسنٹلی جو ہے نا ڈرگ کی جو پرائسز ہے اس کو ڈی کنٹرول کر دیا ہے۔ اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ سارے جو جتنے بھی ٹیکسز ہیں جتنے بھی ڈی سینٹرلائز ہیں اس کی وجہ سے یہ اس کا امپیکٹ ڈائریکٹلی غریب عوام پہ آئے گا۔ جو عام لوگ ہیں ان کو علاج کرانا ان کے لیے ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ اسی لیے ادویات کی پرائسز اتنی مہنگی ہو جائیں گی، اتنی اوپر چلی جائیں گی جس کے لیے غریب عوام کے لیے ڈرگس خریدنا ناممکن ہو جائے گا۔ جو ڈرگس کے اوپر ادویات کے اوپر ٹیکس لگایا گیا ہے، علاج کی بات ہو یا کوئی ٹیسٹ کروانے کی بات ہو، غریب عوام کے لیے ویسے ہی پہنچ سے دور ہوتا چلا ہے، جبکہ مزید اس طریقے کے ٹیکس جو ہے وہ ان کے لیے اور مشکلات کھڑی کریں گے۔ جی کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں 18% سیلز ٹیکس کا نفاذ۔ کمپنی کا 1 لیٹر تیل 555 روپے سے بڑھ کر 571 روپے کا ہو گیا۔ شہری کہتے ہیں بجٹ میں ریلیف دینے کے دعوے بے بنیاد ثابت ہوئے، مہنگائی میں کمی کے بجائے سیلز ٹیکس لگا دیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ایاز رانا سے۔ جی بالکل، اب اگر ہم بات کریں بجٹ کا جو اپروول ہونے کے بعد اب اس کے ثمرات تو کیا کہیں گے، اس کے اثرات جو ہیں وہ اب عوام تک پہنچنے شروع ہو چکے ہیں۔ حکومت نے 18% کا جو ہے وہ GST تمام اشیاء جو کمپنی کی اشیاء اس کے اوپر لگانے کا فیصلہ کیا تھا، اب اس کا نفاذ ہو چکا ہے۔ ذرا جانتے ہیں کن کن اشیاء پہ، خاص کر پہلے جو روزمرہ کی استعمال کی اشیاء ہے وہ ہے تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے۔ ذرا دکاندار سے ہی جان لیتے ہیں۔ بھائی آپ بتائیں گے کہ کتنا اضافہ ہوا ہے اس وقت؟ 18% کا GST لگ گیا، کیا قیمت ہو گئی؟ جی بالکل، 18% جو ہے کمپنیوں نے GST اس پہ مینشن کر دی ہے۔ پہلے جو آ رہا تھا وہ 2775 آ رہا تھا، ابھی جو ہے 2875 روپے ہو گیا۔ اور 1 کلو میں اب کتنا اضافہ اگر 1 پاؤچ لیتے ہیں کمپنی کا؟ اچھا، پہلے جو تھا وہ پڑ رہا تھا 555 روپے کا کلو، اب جو ہو گیا وہ 571 روپے کلو ہو گیا۔ جیسے دکاندار نے بتایا تقریباً 18 روپے فی کلو کے اوپر جو ہے وہ اضافہ بتایا جا رہا ہے۔ جہاں 555 روپے کا 1 پاؤچ مل رہا تھا، اب وہ پاؤچ جو ہے اس کی قیمت 571 روپے 1 پاؤچ کے ہو گئے ہیں، اور جہاں کاٹن کے اوپر 100 روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ یعنی اب روزمرہ کی جو استعمال کی آپ کی اشیاء ہے اس کے اوپر 18% کا سیل ٹیکس کا نفاذ کے بعد مہنگائی کی شرح میں آہستہ آہستہ وہ آپ کو اضافہ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ جی آپ کو بتائیں، ناظم آباد ٹاؤن کی جانب سے عید قربا پر بہتر کارکردگی دکھانے والے عملے کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ٹاؤن کے محکموں سندھ سالڈ ویسٹ اور واٹر کارپوریشن کے عملے کو شیلڈ اور تحائف پیش کیے گئے۔ مزید جانتے ہیں رضوان احمد سے۔ جی رضوان۔
जज़ा और सज़ा का अमल इदारों की कारकर्दगी को बेहतर बनाता है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए नाज़िमाबाद टाउन इंतज़ामिया की जानिब से ईद कुर्बान के मौके पर मुख्तलिफ अपने डिपार्टमेंट्स और इसके साथ साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ख़ास तौर पे मीडिया के नुमाइंदों को भी जो है वो तारीफ़ी असनाद से नवाजा गया है और इसके साथ साथ शील्ड पेश की गई हैं। पुरवकार ये तकरीब है, इसमें हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मोहम्मद मुज़फ़्फ़र जो कि टाउन के चेयरमैन हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, कैसे ख्याल आया आपको इस तकरीब के इनेकाद पर? अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा समझे कि पहला साल तो गुजर गया समझने समझाने में, तो ये हमारा वही साल है, पहले ही साल है, साल तो पुरानी हुआ में। तो ये तो हमें पता था कि ये बाकायदा एक गुंजाइश मौजूद है एजाज़िया देने की, बाकायदा बजट में एक रकम एजाज़िया के लिए रखी होती है, लेकिन 2012-13 से ये काम नहीं हो रहा था। हमने शुरू किया और आपके सामने अभी मैंने वादा भी किया कि हम इसको हर साल करेंगे, क्योंकि ये जो आपने बात शुरू में की ना जज़ा और सज़ा वाली, ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम इन लोगों की हौसला अफजाई नहीं करेंगे तो फिर लोगों की में बददिली पैदा होगी। तो हम तो हौसला अफजाई करते रहेंगे इंशाल्लाह और ये सिलसिला जारी रखेंगे। नुमान सिद्दीकी साहब, आप वाइस चेयरमैन हैं, ये बताइएगा कि कितना इन्हांसमेंट आप समझ रहे हैं कि इस किस्म की तकरीब रखने से आपके डिपार्टमेंट्स में आएगी? तो मैं ये समझता हूँ कि सफाई के हवाले से जो है वो हमारे दीन में भी यही है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, और इस हवाले से हम अपने जो है डिपार्टमेंट के लोगों को जो है अप्रिशिएट करेंगे। नाज़िमाबाद टाउन के मुंतखब नुमाइंदे, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन ये कह रहे थे कि जज़ा और सज़ा के अमल दरामद से जो है वो कारकर्दगी निखरेगी, आवाम को डिलीवर करने में जो आवाम से वादे करके ये आए हैं उसमें आसानी पैदा होगी और इस किस्म की तकारीब का इनेकाद जो है आइंदा भी जारी रखा जाएगा। जी।